हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। क्या आपको पता है वो कौन सा हथियार है जो न्यूक्लियर बॉम्ब से ज्यादा खतरनाक है, जिसके खिलाफ हमारे पास ना कोई सुरक्षा है और ना ही हम उसके प्रयोग को अपने खिलाफ रोक सकते हैं। इस बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है, जबकि करनी चाहिए। एक पल के लिए सोचिए कि आप जब सुबह सोकर उठें और न्यूज में ये देखेंगे पेट्रोल पंप के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं और ओपेक प्लस या ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ने भारत को तेल देने से मना कर दिया है। तो ये घटना हमारे लिए सिक्योरिटी चैलेंज नहीं बल्कि सर्वाइवल का चैलेंज बन जाएगी। कैसे, आइए बताता हूँ। भारत की 80% से ज्यादा एनर्जी फॉसिल फ्यूल यानी कि कोल, तेल और गैस से आती है। हमारे पास कोयला तो है लेकिन लो क्वालिटी का है और तेल गैस हमारी जरूरतों के हिसाब से ना के बराबर है। अब ऑयल एम्बार्गो की वजह से भारत क्या क्या परेशानी झेलेगा, जरा वो सुनिए। पहली बात तो भारत तेल के बिना अपना डिफेंस नहीं चला सकता, कोई भी देश नहीं चला सकता। आर्मी के टैंक, ट्रक, एयरफोर्स के फाइटर जेट्स, नेवी के वारशिप्स, सबमरीन्स वगैरह सारी की सारी चीजें तेल पर चलती हैं। हमारे पास न्यूक्लियर ऑप्शन लिमिटेड है। अगर तेल रुक गया तो सारी की सारी मिलिट्री पावर सिर्फ शो पीस बनकर रह जाएगी। इसके अलावा इमरजेंसी सिस्टम्स भी रुक जाएंगे, जैसे कहीं पर अगर फोर्सेस को डिप्लॉय करना है, बॉर्डर पर पेट्रोल करनी है, भूकंप, बाढ़ जैसी आपदाओं में मदद पहुंचानी है, ये सब बिना तेल के नहीं हो पाएंगी। ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा, सिविलियन एयरक्राफ्ट, लॉजिस्टिक्स, सारी चीजें फ्रीज हो जाएंगी। इसका असर दवाइयों, राशन और आर्म्स की सप्लाई पर पड़ेगा। अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि भारत के पास अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी तो है, उस तेल का हम इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे? देखो, भारत के पास 5.33 मिलियन मीट्रिक टन ऑयल का रिजर्व मौजूद है और ये बस 9 से 10 दिन का बफर स्टॉक है। अब या तो आप इससे अपनी मिलिट्री को चला लो या देश में बांट दो, उसके बाद तो सब रुकना ही है। अब ये तो हो गई सिक्योरिटी पे आई हुई मुसीबत, लेकिन इस तेल की मार आम आदमी को कैसे पड़ेगी? अब जरा वो सुनो। ट्रेन, बस, ट्रक, सारी चीजें डीजल पर निर्भर करती हैं। फ्यूल की सप्लाई रुकी तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा। रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें जैसे दूध, सब्जी, दही, सब चीजें महंगी हो जाएंगी। सप्लाई चेन ब्रेकडाउन होगा, पूरे देश को इसकी मार झेलनी पड़ेगी। और अगर एक बार सप्लाई चेन टूटी तो दुकानें खाली हो जाएंगी, सामान मिलना बंद हो जाएगा, लोग हड़बड़ी में सामान खरीदेंगे, ब्लैक मार्केटिंग होगी, दंगे और लूट जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसका एक ट्रेलर सन 2008 में हमारा देश देख चुका है। ऑयल मार्केट में कच्चे तेल के दाम दुगने से भी ऊपर चले गए थे। मजबूरी में भारत सरकार को तेल की कीमतों को बढ़ाना पड़ा। पूरे देश में ट्रक यूनियन ने हड़ताल कर दी। 2 दिनों के अंदर मंडियां तक खाली हो गई थी। अगर ये और कुछ दिन चलता तो देश में दंगे भड़क जाते। अब जरा सोचिए, उस वक्त हमें तेल तो मिल गया था, लेकिन अगर मिलना बंद हो जाए तो तब हम क्या करेंगे? ये पूरा सिस्टम एक चेन रिएक्शन की तरह है। तेल बंद तो ट्रांसपोर्ट बंद, अगर ट्रांसपोर्ट बंद तो लोगों तक जरूरत की चीजें नहीं पहुंचेंगी, सामान नहीं पहुंचा तो कीमतें आसमान छूने लगेंगी और इसकी सबसे ज्यादा मार गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को पड़ेगी। ये सब होने के बाद तेल की किल्लत आपकी और मेरी नौकरी को खा जाएगा। फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, मशीनरी, ये सब तेल पर चलती है और बैकअप के लिए जनरेटर का इस्तेमाल होता है। जब तेल नहीं होगा तो फर्नेस नहीं चलेगा, बिजली नहीं होगी तो मशीन नहीं चलेगी, मशीन नहीं चली तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं हुआ तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो नौकरी जाएगी, सैलरी कहां से मिलेगी? भारत आज भी अपनी बिजली की जरूरतों का 55% फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस करता है। अगर तेल कोयला बंद हुआ तो क्या गांव, क्या शहर, क्या हॉस्पिटल, क्या स्कूल और टेलीकॉम टावर्स भी, इन सारी चीजों को चलाने के लिए बिजली चाहिए। भारत का इमरजेंसी हेल्थ केयर सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स कर जाएगा। ऑनलाइन एजुकेशन, मोबाइल, सब बंद। और अगर आपको ये लग रहा है कि मैं ओवर एग्जैजरेट या बढ़ा चढ़ाकर बता रहा हूं, तो 2022 में ये सब श्रीलंका में हो चुका है। श्रीलंका में सालों से सरकार लोगों को सब्सिडी दे देकर अपने फॉरेन रिजर्व की ऐसी की तैसी करने में लगे हुए थे। एक समय आया जब फॉरेन रिजर्व खत्म, तेल का इंपोर्ट बंद, स्कूल बंद हो गए, ऑफिस बंद हो गए, लोगों की नौकरी चली गई। एक टाइम खाने के लिए लोगों को राशन की लाइन में रात रात भर खड़ा होना पड़ा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, ट्रेन, एयरप्लेन सब रुक गए, पूरा देश बंद हो गया। ये आर्थिक संकट श्रीलंका पे काफी दिनों से चल रहा था, लेकिन जिस दिन तेल रुका उसके 2 दिन के अंदर ही श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को इस्तीफा देकर देश से भागना पड़ा, नहीं तो लोग उन्हें पकड़कर मार देते। एक देश के लिए ऊर्जा की अहमियत कितनी है, ये आप इस एग्जाम्पल से सीख सकते हो। एक बार के लिए जरा कल्पना करके देखिए, एम्बुलेंस, मेडिकल सप्लाई, आईसीयू, डायलिसिस, ऑपरेशन थिएटर, ये सब बिना बिजली के कैसे काम करेंगे? लाखों लोग मारे जाएंगे। इसके बाद लोग भूख से मर सकते हैं। भारत में 80% खाने का सामान जैसे गेहूं, चावल, दाल, ये सब ट्रक और ट्रेन की मदद से ट्रांसपोर्ट होते हैं। राशन सिस्टम, मंडी, कोल्ड स्टोरेज सब फेल हो जाएंगे और बेचारे गैर राज्यों के मजदूर
मजदूर और जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उनके ऊपर भूखे मरने का संकट गहरा जाएगा। भारत की जीडीपी में 9% हिस्सा टूर एंड ट्रेवल का है, यानी कि टूरिज्म का है। ये इंडस्ट्री पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। डोमेस्टिक फ्लाइट, इंटरनेशनल फ्लाइट, होटल बुकिंग सब कैंसिल हो जाएंगे। 2020 में कोविड के टाइम पर कम से कम 2 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरी खोई थी। भारत का प्रोडक्शन रुकेगा, एक्सपोर्ट रुकेगा, ग्रोथ इंजन रुक जाएगा, स्टॉक मार्केट गिरेगा, फॉरेन इन्वेस्टर अपना पैसा खींच लेंगे और 20-30 साल में की हुई मेहनत महीनों में बराबर हो जाएगी। अब आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि जब आज तक ऐसा नहीं हुआ तो आगे कैसे हो जाएगा। जो चल रहा है वैसे चलता रहेगा। मैं काहे फालतू में लोगों को चिकचिकबाजी करके टेंशन दे रहा हूं। तो पहली बात तो ये कि ऐसा नहीं हुआ, ये बात गलत है। इतिहास में एक बार ऐसा हो चुका है। आइए बताता हूं। 1973 में जब अरब देश इजराइल से भिड़ गए थे, मतलब फेमस योम किपर वॉर हुई थी, तब अमेरिका ने इजराइल को मिलिट्री और डिप्लोमेटिक सपोर्ट दिया था। और आपको तो पता ही है, जहां अमेरिका वहीं वेस्टर्न दुनिया। अब इसके खिलाफ अरब कंट्रीज ने वेस्टर्न वर्ल्ड, प्राइमरीली यूएसए के ऊपर ऑयल एम्बार्गो लगा दिया। अमेरिकन इकोनॉमी रिसेशन में चली गई, लोगों की नौकरियां गई, इकोनॉमी पूरी तरह से ठप पड़ गई। ये सारी चीजें अमेरिका पहले झेल चुका है और वो अमेरिका था जिसके साथ ये हुआ था। मतलब माफ करना दोस्त, मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन जो अमेरिका पूरी दुनिया को उंगली दिखाता हुआ घूमता है ना, और कौन सी उंगली आप समझ गए होंगे, अरब देशों ने उस उंगली की बत्ती बनाकर अमेरिका में घुसेड़ दी थी। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि फिर अमेरिका इन सारी मुसीबतों से बाहर कैसे निकला, क्योंकि आज के समय तो जो अरब देश हैं वो जिल्ले इलाही, झापना, ये सब करते हुए अमेरिका के आगे पीछे घूम रहे हैं। अगर ये काम अमेरिका कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। आइए ये भी समझाता हूँ। अमेरिका ने 1975 में यूएस में एक लॉ पास किया, यानी कि एनर्जी पॉलिसी एंड कंजर्वेशन एक्ट। उसके तहत स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाए गए, यानी कि एसपीआर। आज यूएस के पास 714 मिलियन बैरल पेट्रोलियम रिजर्व में पड़े हुए हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक पाइल है। और जैसे ही तेल की कीमतों में ऊपर नीचे कुछ होता है, अमेरिका इसमें से तेल निकालकर अपने देश की जरूरतों को पूरा कर लेता है और कीमतों को बैलेंस रखता है। इसके बाद अमेरिका ने कार बनाने वाली कंपनीज पर दबाव डाला कि ज्यादा माइलेज देने वाली कारों का निर्माण करो। फिर अल्टरनेट एनर्जी के सोर्सेज तलाशे, कोल, न्यूक्लियर, नेचुरल गैस, इन पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाया और 1978 में नेशनल एनर्जी एक्ट पास किया, जिसमें एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन किया गया, यानी विंड, वाटर, सोलर और जियोथर्मल एनर्जी से बिजली बनाने के लिए फंडिंग की गई। इसके अलावा डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ा दिया गया, जिसमें अलास्का पाइपलाइन, गल्फ ऑफ मैक्सिको में ड्रिलिंग और पूरे अमेरिका में तेल की खोज को तेज कर दिया गया। आज अमेरिका दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री है। और अब बात करते हैं अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी की। 1970 में सऊदी अरेबिया का ऑयल प्रॉफिट यूएस के बैंक और ट्रेजरी बॉन्ड में अमेरिका में पार्क था। अगर अमेरिका चाहता तो सऊदी के सारे पैसे को फ्रीज कर देता। इसके अलावा सऊदी से तेल की डीलिंग में डॉलर के इस्तेमाल को इलीगल घोषित कर देता, जैसा अमेरिका ने ईरान के साथ किया। ऐसा करते ही सऊदी की इकोनॉमी तुरंत डिफॉल्ट कर जाती। यूएस का इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो ये बात कह सकता है कि जो भी सऊदी से तेल खरीदेगा वो अमेरिका से बिजनेस नहीं कर पाएगा। और ये चाल अमेरिका ने ईरान और वेनेजुएला के खिलाफ चली है और आज दोनों ही देशों की हालत आपको भली भांति पता है। इसके बाद यूएस ने सऊदी को ब्लैकमेल किया। कैसे, ये सुनिए। यूएस ने हेनरी किसिंजर को काम पे लगाया, सऊदी को समझाया कि बेटा ईरान तुम्हें ठोक देगा, अरब का चौधरी बन जाएगा, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे और अगर नहीं माने तो तुम्हारे देश में सत्ता परिवर्तन करा देंगे। सरकारें पलटने में तो अमेरिका वैसे भी एक्सपर्ट है, लेकिन अगर तुम एम्बार्गो हटा दो तो तुम्हें सिक्योरिटी देंगे, हथियार देंगे और तुम्हारे ऑयल प्रॉफिट्स को यूएस में इन्वेस्ट करने का भी मौका देंगे। अब सऊदी को समझ में आ गया कि अंकल सैम ठीक कह रहे हैं, मतलब अमेरिका ठीक कह रहा है। और इसके बाद जाकर पेट्रो डॉलर डील हुई। अब जरा आप मुझे ये बताओ कि भारत इनमें से कुछ भी करने की आज के समय स्थिति में है? दुनिया में सिर्फ 2 ही देश ऐसे हैं जो भाड़े पर, किराए पर अपनी फौज देते हैं, एक अमेरिका और दूसरे का नाम लेना भी मेरे लिए टाइम वेस्ट है। आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आपके दिमाग में 3 सवाल आने चाहिए कि ये समस्या तो चाइना के साथ भी होनी चाहिए, वो भी तो अपनी एनर्जी बाहर से खरीदता है और उइगर मुस्लिम्स पर अत्याचार करके उन्हें पूरी तरह से खत्म करने पर लगा है। तो चाइना के खिलाफ तो हमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग केस बनता है। दूसरा, आखिर हम इस स्थिति में कैसे आ गए, इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं? तीसरा, हम इस परेशानी से कैसे बाहर निकले ताकि हमारी ऊर्जा की जरूरत भी पूरी हो जाए और हमारे देश के लिए सिक्योरिटी चैलेंज भी खड़ा ना हो। चलो सबसे पहले आपको चाइना के बारे में बताता हूँ, जिसके बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि जब चाइना ये सब कर रहा था तब हमारे नेता कहां सो रहे थे। सबसे पहली बात तो चाइना के पास यूएसए के बाद दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, पूरे 90 दिनों का, और भारत के पास 9 दिनों का या 10 का लगा लो। और ये रिजर्व वार टाइम और क्राइसिस के लिए ही डिजाइन किया गया है। इसके बाद चाइना ने अफ्रीका, सेंट्रल एशिया और रशिया में जबरदस्त इन्वेस्टमेंट की है, मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑयल गैस फील्ड में इन्वेस्ट किए हैं और डायरेक्ट एक्सेस लिया है। दूसरे देशों से ये कहा है हम खोजेंगे, हम खोदेंगे, हम निकालेंगे, तुम बेचोगे और प्रॉफिट बांट लेंगे।
इसके अलावा चाइना ने BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर पाइपलाइन, रेल नेटवर्क, पोर्ट्स, इन सब का जाल बिछा दिया है। अब ये सारी चीजें पास है या फेल, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। मतलब किसी देश को इसका फायदा मिले या ना मिले, लेकिन चाइना को जरूर मिलेगा। चाइना ने अपने गैस और ऑयल के लिए अल्टरनेट रूट बना लिए हैं। अगर एक रूट बंद होगा तो दूसरा तैयार मिलेगा, क्योंकि ये बात चाइना को भी पता थी कि आज नहीं तो कल अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो भारत स्ट्रेट ऑफ मलक्का को चोक कर देगा। अब अगर ये बंद हुआ तो इसके जवाब में चाइना ने पहले से ही एक दूसरा रास्ता तैयार कर लिया है। इसके अलावा चाइनीज कंपनीज ने मिडिल ईस्ट, रशिया, वेनेजुला, ईरान, कजाकिस्तान, इनके साथ 20-30 सालों के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। मतलब ऑयल के प्राइसेस चाहे कहीं भी चले जाएं, चाइना को उसी फिक्स रेट पर तेल मिलता रहेगा जो इस कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया गया है। इसके अलावा चाइना दुनिया का नंबर 1 कोल प्रोड्यूसर कंट्री है, नंबर 1 सोलर पैनल एक्सपोर्टर है। अगर कल को धरती से तेल खत्म भी हो गया, जो कि एक दिन होगा, तो भी चाइना का ग्रिड सिस्टम फेल नहीं होगा। अब इसके अलावा जियोपॉलिटिकल मसल की बात कर लेते हैं। चाइना UN सिक्योरिटी में परमानेंट मेंबर है, दुनिया की फैक्ट्री है। दुनिया के देश चाइना के माल पर डिपेंडेंट हैं। मिलिट्री, स्पेस, साइबर टेक्नोलॉजी, इन सारी चीजों में चाइना अपनी मसल पावर को खुल के दिखाता है। दुनिया को तेल निर्यात करने वाले देश भी ये सोचते हैं कि अगर चाइना को गुस्सा कर दिया तो चाइना हमारी अर्थव्यवस्था की जड़ें हिला देगा। दुनिया के बहुत सारे देश चाइना से दबते नहीं है, डरते हैं। आप कल्पना करो, US जैसा देश तो चाइना को रोक नहीं पा रहा। ईरान पर प्रतिबंध लगाए, चाइना उससे अब भी तेल खरीद रहा है और हम खरीद नहीं पा रहे। अब जरा बात करते हैं कि हम लोगों ने कहां गलतियां की हैं और क्या गलतियां की हैं। भारत के पास दुनिया में 5वें नंबर पर सोलर और विंड पोटेंशियल है, लेकिन फिर भी हम सोते रहे। इन सेक्टर्स में 2005 तक कोई भी मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। जर्मनी, चाइना, स्पेन, ये 1990 से इन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दुनिया हमसे 20 साल पहले सब कुछ शुरू कर चुकी है और हम रेस में अब दौड़ना शुरू कर रहे हैं। 2020 के बाद हमने पेस तो पकड़ी है, लेकिन पहले का जो मोमेंटम खो दिया, उसकी वजह से आज हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है। अगर हमने पहले शुरू किया होता तो तेल पर आज हम इतने डिपेंडेंट नहीं होते। और भाई साहब, R&D के नाम पे तो सरकार का खून सूख जाता है। भारत अपनी GDP का मात्र 0.7% R&D पे खर्च करता है, चाइना 2.4 और USA 3.1% खर्च करते हैं। मतलब जो टेक्नोलॉजी हमें डेवलप करके बेचनी चाहिए थी, आज उसी टेक्नोलॉजी को हम महंगे दामों पर खरीद रहे हैं। और इंपोर्ट करना तो हमारे देश के लिए नशे की लत की तरह है, मतलब छूटता ही नहीं है। हमारे नेताओं ने शॉर्ट टर्म वोट गेन के लिए इन सारी चीजों पे कभी ध्यान दिया ही नहीं। फौरन से ऑयल का सपोर्ट ले लो, जो सिस्टम चलता आ रहा है उसे मत छेड़ो। अरे भैया, 1 रुपए तेल और महंगा कर लो। अगर आप तेल को 1 रुपए महंगा और भी कर लोगे और मेरे दिए हुए 1 रुपए को आप रिसर्च में लगा दोगे, तो मुझे वो 1 रुपया दुखेगा नहीं, लेकिन मुझे वो दुखता है कि मेरा टैक्स जो मैं तेल के ऊपर आपको देता हूं, उसे आप गैर जरूरी योजनाओं में पानी की तरह बहाते हो। मेरी मेहनत की कमाई को R&D पे खर्च करो। अब देखो, इन सारी चीजों के लिए कोई एक पार्टी या गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है, ये सबके सब जिम्मेदार हैं। हालांकि भारत सरकार ने इथेनॉल ब्लेंडिंग पर भी काम किया है। हम 2022 तक 10% और 2025 तक 20% का टारगेट लेकर चल रहे हैं। ये एक अच्छा मॉडल है, सक्सेसफुल मॉडल है, लेकिन रफ्तार बढ़ाने की जरूरत है। मेड इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया, ये अच्छे कदम हैं, लेकिन इस रेंगते हुए सिस्टम को खड़ा होकर दौड़ने की जरूरत है। और इस सिस्टम को दौड़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अब जरा इस पे बात करते हैं। देखो, तेल पर अटके रहना तो बेवकूफी होगी। थोरियम R&D में भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल रिसोर्स है, उसे अनलॉक करो। ये चीज भारत की तकदीर बदल देगी। रूफटॉप सोलर पर सिर्फ सब्सिडी देने से काम नहीं चलेगा, इसे मास मूवमेंट बनाना पड़ेगा। हम नॉर्थ ईस्ट रीजन में इन्वेस्ट करके मेगा स्केल पर बिजली बना सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट के नाम पर चाइना नाराज हो जाएगा। ये मत सोचो, डैम बनाओ, बिजली बनाओ, चाइना की ऐसी की तैसी, ये हमारा देश है, चाइना नाराज हो जाएगा। इसके अलावा हम 10 दिन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व लेके कौन सी जंग जीत लेंगे। तेल, कोयला, सबका बफर स्टॉक 3 गुना बढ़ा दो। अगर चाइना अफ्रीका में खोद रहा है तो अपना फावड़ा उठाओ और खोद मारो अफ्रीका। अब अफ्रीका के गले मिलने का कुछ तो फायदा हमें मिलना चाहिए। भारत को अफ्रीका और सेंट्रल एशिया दोनों जगह पर डायरेक्ट गैस फील्ड और ऑयल फील्ड में स्टेक लेना चाहिए। जो भी सस्ता दे उससे 20-30 सालों के लिए डील फिक्स कर दो। इसके अलावा बोलीविया, अर्जेंटीना, चिली और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से लिथियम के लिए लॉन्ग टर्म डील साइन करो। मित्र देशों से बैटरी बनाने वाली कंपनीज को देश में बुलाओ, उन्हें टैक्स में फ्रीडम दो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का एग्रीमेंट करो, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाओ, दुनिया में बेचो और भारत की कंपनीज को सिखाओ। इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई की गारंटी दो, जहां जमीन कम पड़े वहां पानी का इस्तेमाल करो। डैम हो गए, रिजर्वियर हो गए, लेक्स हो गई, ये सारा अनयूज्ड स्पेस है, इस पे फ्लोटिंग सोलर पार्क बनाओ। पानी इवेपोरेट कम होगा, बिजली भी बनेगी। जैसे तेलंगाना में रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाया है या नर्मदा कैनाल पर गुजरात में बनाया है, ऐसे सोलर पार्क मास स्केल पर बनने चाहिए। गुजरात और राजस्थान के ट्रू पोटेंशियल का फायदा उठाओ। भारत में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा उत्पन्न करने की ताकत इन 2 राज्यों के पास है। इनकी अपनी जरूरत पूरी होने पर ये बिजली को अपने पड़ोसी राज्यों को दे सकते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी में जबरदस्त इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट चाहिए। जितना जल्दी हो सके तेल, कोल, पेट्रोल इन चीजों से निर्भरता को जितना तेजी से कम कर सकते हो कम कर देना चाहिए। न्यूक्लियर रिएक्टर की टेक्नोलॉजी पर R&D में पैसा दो, नए नए रिएक्टर लगाओ, न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली प्रोड्यूस करो। जितनी जल्दी हम तेल कोयले से अपनी निर्भरता को कम कर लेंगे, ये सिक्योरिटी थ्रेट उतनी ही तेजी से हमारे देश के ऊपर से हट जाएगा। और देखो, मेरे अकेले के सोचने से कुछ नहीं होगा, हम सबको साथ आना पड़ेगा। काश ये सब एक दिन बदल जाए, पर ना तो हम रुकेंगे और ना ही झुकेंगे। जितना हमारे बस में है उतना करते रहेंगे। इसी नोट के संग ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।